everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 7, history. We have completed here till here. Now we will start from 7.2, the enlightenment. If you have not seen the other parts, please go and watch it. The link is in the description box. Let's start the enlightenment. The 18th century was the age when people began thinking that reason, science and enterprise could help them progress in life and take them from ignorance to knowledge. But this was only possible if science was not forced to bow before any power or authority. People could decide their actions on the basis of reason only if the social system was not dominated and controlled by a central authority. These ideas spread across Europe during what is called the Enlightenment. They were so powerful that they inspired the American and French revolutions. They influence human society even today in the modern age. But these ideas did face opposition from some people and were criticized. We shall also look at some of the criticism of the Enlightenment. ठीक है, देखिए यहाँ पर 18th सेंचुरी के बारे में मीन्स यहाँ पर आपको एनलाइटमेंट के बारे में बता रहा है. देखते हैं क्या होता है. 18th सेंचुरी में जो कि 18th सेंचुरी में लोगों को ये लगना स्टार्ट हो गया कि साइंस और एंटरप्राइज मीन्स लोग उस वक्त पे ब्लाइंडली किसी चीज़ पे फेथ करने के बजाय साइंस पे बिलीव करने लगे. हर चीज़ का एक रीज़न होता है, इस चीज़ पर बिलीव करने लगे और ये सारी चीज़ें उनको लाइफ के साथ में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगी. और उन्होंने इस चीज़ को क्या नॉलेज टेक देम फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. ठीक है, जो चीज़ को वो इग्नोर कर दिया करते थे, जो भी किसी चीज़ का रीज़न को वो इग्नोर कर दिया गए थे, उस चीज़ को नॉलेज के हिसाब से उन्होंने आगे बढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया. ये तभी पॉसिबल था जब साइंस को बिना किसी दबाव के, ठीक है, जब साइंस को बिना किसी दबाव के किसी भी पावर या किसी भी अथॉरिटी के आगे घुटने ना टेकने पड़े. ठीक है, घुटने ना टेकने पड़े मीन्स बो ना करना पड़े. यहाँ पर वही लिखा हुआ है. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किसी भी अथॉरिटी के सामने और उनको फ्रीली वहाँ पर क्या करने दिया जाए, काम करने के लिए दिया जाए साइंस के साथ पे. तो लोगों ने डिसाइड किया कि हर एक मीन्स यहाँ पर देखिए एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. हर अपना मीन्स जो भी वो काम करेंगे उनका सब एक क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए. ठीक है, एक ओनली इफ द सोशल सिस्टम वाज नॉट डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी. ठीक है, ये तभी हो सकता है. ठीक है, हर चीज़ का क्या होना चाहिए, उनके पास एक रीजन होना चाहिए कोई भी काम को करने का. और ये तभी हो सकता है जब कोई भी सोशल सिस्टम जो है वो उनको डोमिनेट नहीं करेगा, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल पे नहीं रहेंगे वो. तो इस तरीके से जो आइडिया था वो यूरोप पे फैला और इसी ही क्या कहा गया है, एनलाइटमेंट कहा गया है. बहुत सारे पावरफुल जो लोग थे उन्होंने वो इंस्पायर हुए. अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए और उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया. अभी तक मीन्स इवन टुडे इन मॉडर्न एज में आज तक भी क्या हो रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस जो ह्यूमन सोसाइटी वो आज भी इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं. लेकिन ये जो आइडिया था, ठीक है, ये जो आइडिया था वो ऑपोजिशन लोगों ने भी क्या किया, फेस किया लोगों के साथ में. और उन लोगों ने, ठीक है, जो ऑपोजिशन थे उन्होंने क्या किया, इस आइडिया को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया एनलाइटमेंट की वजह से. ठीक है, ऑल्सो लुक एट सम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द एनलाइटमेंट. ठीक है, अब हम लोग आगे चल कर देखेंगे कि किस तरीके से क्या एनलाइटमेंट को क्रिटिसाइज किस तरीके से उन्होंने किया. ठीक है, द फ्रेंच फिलोसफर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट. द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम वॉज वॉलेटाइल, born in 1694, died in 1772, and Diderot, born in 1713, died in 1784. Equally important were the Scottish philosophers David Hume, born in 1711 and died in 1776, and Adam Smith, born in 1723, died in 1790, who is considered the father of economics in Germany. The dominant Enlightenment philosophers was Immanuel Kant, born in 1724, died in 1804. ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो यहाँ पर उन लोगों के बारे में बताया है जिन्होंने एनलाइटमेंट के आइडियाज को स्प्रेड करने में, डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है, आपको नाम दिया गया है वॉल्टेयर का, डाइडरोनेट का,
और स्कॉटिश फिलोसोफर्स जो थे, डेविड ह्यूम, उन्होंने भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये स्कॉटिश फिलोसोफर थे। एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और जर्मनी में जर्मनी में जो एनलाइटमेंट फिलोसोफर थे उनका नाम यहाँ पर दिया गया है इम्यूनल कांट। द चीफ व्हीकल फॉर स्प्रेडिंग द एनलाइटमेंट आइडियाज एट द टाइम वॉज द इंसाइक्लोपीडिया इन द फ्रेंच लैंग्वेज edited by Diderot, which presented the new discoveries and thoughts in simple language. We shall now examine the main ideas of the enlightenment. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो चीफ व्हीकल जो था एनलाइटमेंट स्प्रेड करने का, वो उनके लिए फिलहाल उस वक्त पे किस चीज़ के थ्रू वो स्प्रेड कर सकते थे एनलाइटमेंट के आइडियाज़ को, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था उस वक्त पे, एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज में जिनको एडिट किया गया, ठीक है, मीन्स डाइडेंट ने फ्रेंच लैंग्वेज में इंसाइक्लोपीडिया को एडिट किया और फिर जो न्यू डिस्कवरीज और थॉट्स जो थे उनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। वी शैल नाउ एग्जामिन द मेन आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, देखते हैं सबसे मेन आइडिया जो है एनलाइटमेंट का वो क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस। द एनलाइटमेंट थिंकर्स बिलीव्ड द वर्ल्ड प्रोग्रेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. The present is better than the past, and humans will use science, reason, and enterprise to ensure greater progress in the future. By progress, they meant that humans would use science and technology to exercise greater control over nature. Immanuel Kant said the meaning of progress was not that humans will be more contented and happy, because contentness and happiness are possible in any area in history. He said, the true parameter of progress was growth in human freedom and the multiplicity of choices. The modern age is more advanced because humans enjoy more freedom than ever before and because they have more lifestyle choices. अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे वो ये मानते थे कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड जो प्रोग्रेस करेगा, द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। मीन्स जो वर्ल्ड है वो प्रोग्रेस कैसे करेगा, पैसेज ऑफ टाइम के थ्रू वो प्रोग्रेस करते जाएगा। कैसे, तो अगर कोई भी ह्यूमंस चाहते हैं, ठीक है, मीन्स कोई भी चाहता है, वो अपना हमेशा क्या चाहेगा, आगे चल के वो और ज़्यादा क्या हो जाए, मीन्स हमेशा खुश रहे। ठीक है, एक तरीके से क्या आपका हमेशा कोई भी इंसान चाहेगा कि आगे चल के हमेशा वो क्या रहे, खुश रहे। द प्रेजेंट इज बेटर देन द पास्ट। ठीक है, हमेशा आज के टाइम पे जैसे भी हम लोग हैं, वो पहले जो लोग रहते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडीशन पर हैं। आज के टाइम पे ह्यूमंस जो हैं वो साइंस पे बिलीव करते हैं, रीज़न पर बिलीव करते हैं। ठीक है, ताकि और उस वक्त पे सभी लोग यही चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कि ताकि वो क्या ह्यूमन का जो प्रोग्रेस है वो वहाँ पर देख पाए, और वो ये चाह रहे थे कि ह्यूमंस जो है वो साइंस, रीजन और एंटरप्राइज पे बिलीव करना स्टार्ट कर दे। अगर वो चाहते हैं कि उनको प्रोग्रेस मिले तो वो इन्हीं साइंस, रीजन और एंटरप्राइज पे बिलीव करें। बाय प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब क्या है ह्यूमंस के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस ह्यूमंस क्या चाहते हैं, साइंस, बाय प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो बाय प्रोग्रेस दे मीन बाय दैट ह्यूमंस वुड यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर नेचर। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है, तो उनके लिए उस वक्त पे प्रोग्रेस का मतलब ये था कि आगे चलकर ह्यूमंस जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करें अपने पूरे हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जो इम्यूनल कांट थे उनका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोग्रेस का मीनिंग उनके लिए क्या था, ह्यूमंस विल बी मोर कंटेंटेड एंड हैप्पी। ठीक है, हर लोग जो हैं प्रोग्रेस का मतलब इम्यूनल कांट ने बताया है यहाँ पर कि ह्यूमंस जो रहे वो आगे चलकर क्या रहें, कंटेंटेड एंड हैप्पी रहें, खुश रहें और फ्री रहें। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है। कंटेंटनेस और हैप्पीनेस आर पॉसिबल इन एनी एरिया हिस्ट्री। ठीक है, कंटेंटनेस और हैप्पीनेस, ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंटेंटेड और हैप्पी जो है वो हर कोई रह सकता है। ठीक है, फ्यूचर पे हर कोई रह सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का हैप्पी रहना, खुश रहना ही क्या है, प्रोग्रेस नहीं है। कंटेंटनेस और हैप्पीनेस तो हर एक एरा पे हिस्ट्री में हर एक एरा में लोग जो हैं वो कंटेंटनेस और हैप्पी रहे हैं,
लेकिन ट्रू पैरामीटर क्या है प्रोग्रेस का, तो ह्यूमन का फ्रीडम, ठीक है, लोगों का फ्रीडम, अपना फ्रीडम, और फिर उनके पास में जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस का होना, ये क्या है आपका प्रोग्रेस है, ठीक है, इम्यूनल कांट के मुताबिक, ठीक है। क्या है प्रोग्रेस, तो लोगों का फ्रीडम होना और साथ में उनके पास में बहुत ज्यादा चॉइसेस का होना, ये उनके लिए क्या है, फ्रीडम है। आज के टाइम पे मॉडर्न एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और आज के टाइम पे ह्यूमंस जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, और फ्रीडम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा उनके पास में चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा, वैरायटी ऑफ चॉइसेस यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, द एज ऑफ रीजन। The Enlightenment thinkers believed that human decisions were gradually being based on rational thought rather than superstition. Religion on the directions of a central authority. They felt reason helps humans to ask questions and investigate any authority, whether an individual or an institution. It also help humans to live a principled and comfortable life. It is human intelligence that reveals the true path. That is why the driving force of the Enlightenment was awaken and strengthen people's trust in the power of reason. As the contemporary French thinker Boran Helbach observed, we must instill courage in humans, make them trust their own intelligence, and awaken their thirst for the truth, so that they can learn to take decisions on the basis of their experience and not be influenced by the false or misleading notations of others. देखिए, एज ऑफ रीजन, ठीक है, जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे वो ये मानते थे कि ह्यूमन के जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के जो डिसीजंस होते हैं वो ग्रेजुअली, ठीक है, वे आर ग्रेजुअली बीइंग बेस्ड, ठीक है, ग्रेजुअली क्या होते थे, रैशनल थॉट के बेसिस पे होते थे, रैशनल थॉट के बेसिस पे होते थे, बजाय सुपरस्टिशन या फिर रिलीजन बिलीफ को मानने के, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ वही बता रहा है, यहाँ पर एनलाइटमेंट थिंकर्स जो थे वो यहाँ पर आपका ह्यूमन के जो डिसीजन की जो कैपेबिलिटी थी वो यहाँ पर रैशनल थी। दे फेल्ट रीजन हेल्प्स ह्यूमंस टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, यही रैशनल थिंकिंग ही ह्यूमंस को क्या करती है, क्वेश्चंस पूछने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करती है, मजबूर करती है। दे फेल्ट रीजन हेल्प्स ह्यूमंस टू आस्क, ठीक है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमंस जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी को भी, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो, ठीक है, यही ह्यूमंस को क्या करता है, हेल्प करता है एक प्रिंसिपल्ड और एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो था वो उनके जो ट्रू पाथ जो है, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही क्या कर सकता है, एक ट्रू पाथ को रिवील कर सकता है। इसीलिए जो ड्राइविंग फोर्स जो था, दैट इज वाई द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द एनलाइटमेंट वाज टू अवेकन, ठीक है। तो एनलाइटमेंट थिंकर्स जो थे वो ये चाहते थे कि लोग इस चीज से क्या करें, यहाँ पर जग जाएं, ठीक है, जग जाएं मीन्स वहां पर अपने स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने ट्रस्ट को अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपने स्ट्रेंथ को पहचाने। यहाँ पर आपको बताया है कि एक कंटेम्प्रेरी फ्रेंच थिंकर जो है बैरन हेल्बच, उन्होंने ऑब्जर्व किया और कहा कि हमारे पास हमको लोगों में, ठीक है, ह्यूमंस पे क्या है, करेज को इंस्टॉल करना है, उनको अपने खुद के इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट करना सिखाना है, उनके जो ट्रूथ को खोजने की जो नॉलेज किसी भी चीज़ के नॉलेज को जानने की जो इच्छा है, हाँ, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में जानने की जो इच्छा है, ट्रूथ को जानने की जो इच्छा है, उनको क्या करना है, उनके थ्रस्ट को जगाना है, ठीक है, उनके थ्रस्ट को जगाना है, और उनके जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उनको भी क्या करना है, सिखाना है, ठीक है, उनको सिखाना है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने जो सामने जो इन्फ्लुएंसर है उनके बेस पे अपने नॉलेज को वो क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, बता सकें, और उस चीज़ के बारे में अच्छे से सोच सकें। ये उनका यहाँ पर नोटेशन दिया हुआ है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।